Today I discuss about postology. Postology जो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है postology पोस्टो क्या होता है लोगो पोस्टो मीन्स होता है हाउ मच लोगोस मीन्स होता है साइंस हाउ मच मीन हीटर को कितनी मात्रा में दे रहे हैं कैसे ले रहे हैं इन सब का नाम postology. So postology is branch of medical science which deals with dosage or quantity of drugs which can be administered to a patient to get therapeutic use. यानी postology मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ड्रग को डील करने के बाद कितनी मात्रा में उसको दे रहे हैं और किस तरह से एडमिनिस्टर करने की सबका अध्ययन हम कैलकुलेशन जो है postology में करते हैं. फैक्टर इफेक्टिव डोज इनमें जो होता है फैक्टर मतलब डोज को कौन कौन से कारक जो प्रभावित कर रहे हैं अफेक्टिंग कर रहे हैं. जैसे हम किसी ड्रग को ले रहे हैं अगर हम ज़्यादा डोज की ज़्यादा ले रहे हैं तभी एक करेक्ट समाधान प्राप्त नहीं होगा. अगर करेक्ट ले रहे हैं तो करेक्ट इक्वेशन प्राप्त होगा. नेक्स्ट हमारा आता है सेक्स बॉडी वेट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एनवायरमेंटल फैक्टर इमोशनल फैक्टर प्रेजेंस ऑफ डिसीज एक्सप्रेशन हेरिडिटी इफेक्ट. पहला हमारा आता है एज फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स चेंजेस विद एज. जो कई सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनकी फार्माकोकाइनेटिक्स एज के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. जैसे मीन्स फार्माकोकाइनेटिक्स की हम बात करें तो जैसे ड्रग्स अगर हमारे बॉडी की बॉडी से कैसे रिएक्ट करें जैसे एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन. जैसे कोई इन्फेंट है चाइल्ड है तो अगर उसका जो इम्यून सिस्टम लीवर होता है वो जैसे डेवलप नहीं पाता इससे कोई ड्रग अच्छे से मेटाबॉलिज्म क्रिएट नहीं पाती जिससे टॉक्सिसिटी पैदा होती है. चिल्ड्रन कैन टॉलरेट लार्ज अमाउंट. जो बच्चे होते हैं तो मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं जैसे बेराटोल हो गया डिकेटाइल्स हो गया इथेनॉल. हम बात करें एल्डरली पेशेंट की तो एल्डरली पेशेंट जो होते हैं कुछ ड्रग्स पर मोर सेंसिटिव होते हैं जैसे हाइपरटोनिक हो गया टेट्रोलाइजेंस हो गया. इनमें जो भी कंसर्वेटिव स्टेट पैदा होती है. दूसरा हमारा आता है सेक्स. तो बात करें मार्फिन एंड बार्बिट्रेट एक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सेडेशन के समय सेडेशन पैदा करती हैं और अगर हम वोमेन में बात करें तो ये एक्साइटेशन उत्पन्न करती है. स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हेन ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी. अगर कंडीशन वोमेन में मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी लैक्टेशन की है तो उसमें हमें स्पेशल केयर रखनी चाहिए कि कैसे ड्रग्स को ले रही हैं. हम बात करें स्ट्रॉन्ग परगेटिव शुड बी अवॉइड वोमेन में मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन है तो उन्हें जो स्ट्रॉन्ग परगेटिव है उसे बचना चाहिए. और हम बात करें ड्रग्स विच स्टिमुलेटेड टू टाइट स्मूथ मसल्स लाइक स्ट्रॉन्ग परगेटिव एंटीमैलेरियल ड्रग्स कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो ये स्ट्रॉन्ग परगेटिव एंटीमैलेरियल ड्रग्स और ये होती है कंट्राइंडिकेटेड मतलब बैन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दौरान इनको दे रहे हैं क्योंकि ये विकास होती है जो हमारी प्राइम मसल्स होती है इनको स्टिमुलेट कर देती है. स्टिमुलेट हो जाएगी एबॉर्शन की स्थिति पैदा होती है. हमारा आता है ड्रग विच क्रॉस प्लेसेंटा लाइक अल्कोहल बार्बिट्रेट नारकोटिक नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक इवेक्ट्रेशन. अगर ऐसे ड्रग्स अगर ले रहे हैं तो ये ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं तो ये क्रॉस प्लेसेंटा लाइक जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर प्लेसेंटा जो लेयर होती है उसको क्रॉस कर जाती हैं और इफेक्ट फीटस हमारे फीटस है उसको इफेक्ट करती हैं. ड्यूरिंग लैक्टेशन ड्रग विच एक्सक्रीटेड मिल्क लाइक एंटीहिस्टामिन मॉर्फिन और टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड. अगर लैक्टेशन के दौरान मतलब लैक्टेशन के दौरान अगर बच्चा दूध पी रहा है तो उसमें अगर हम ऐसे ड्रग्स लेते हैं तो अगर ऐसे ड्रग्स लेते हैं तो इसमें हमें बचना चाहिए क्योंकि बच्चे को हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा. प्लेसेंटा क्या होता है? जिनमें प्लेसेंटा होता है जो फीटस होता है उस प्लेसेंटा के अंदर रहता है जिससे उसको पोषण मिलता है न्यूट्रिशन मिलता है.
बॉडी वेट, तीसरा हमारा आता है बॉडी वेट। एवरेज डोजिंग एनर्जी, हमारी एवरेज डोज की मेंशन होती है जैसे आइदर इन mg/kg बॉडी वेट और सिंगल डोज फॉर एडल्ट। सिर्फ जो हमारे एडल्ट होते हैं अगर वेट 500 से 100 kg के बीच में है तो उनके लिए सिंगल डोज होता है। हम बात करें it does not apply to adult patient, children and morning risk calculated for body weight patient। अगर बात करें जैसे जो हमारे एवरेज पेशेंट हैं मतलब मोटे पेशेंट हैं, मतलब सभी मोटी है और चिल्ड्रन हो गए, कुपोषित बच्चे हो गए, तो उनके लिए वो अलग से मतलब कि डोज है उनको कैलकुलेट करके देना पड़ता है। और चौथी बात हमारी आ गई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसमें ये होता है कि हम ड्रग्स को कैसे लेते हैं, जैसे IV, IM, ओरल, टॉपिकल। IM इंट्रावेनस के रूप में ले रहे हैं, IM में इंट्रावेनस। अगर हम IV में ले रहे हैं तो इसमें लेस डोज की रिक्वायर होगी, अगर हम IM में ले रहे हैं तो इसमें थोड़ी और ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ेगी, अगर ओरल में ले रहे हैं तो इससे थोड़ी ज़्यादा, टॉपिकल ले रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा डोज की रिक्वायर होगी। इंट्रावेनस डोज इज लेस देन ओरल डोज बिकॉज़ इट इज एडमिनिस्टर्ड इन ब्लड। जो इंट्रावेनस डोज की अगर हम ले रहे हैं तो हम कम डोज की रिक्वायर होगी, क्योंकि ये जो हम डायरेक्टली बैलेंस में लेते हैं व्हेन कंपेयर ओरल डोज। इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन कंट्रोल्ड बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कोई भी ड्रग्स है वो किस तरह से इफेक्टिव कर रही है तो वो निर्भर मतलब डिपेंड करती है कि हमको रूट ऑफ किस रूट से हमको एडमिनिस्टर करें। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम किसी ड्रग्स को दे रहे हैं तो डिपेंड करती है कि किस टाइम पर दे रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स रैपिडली एब्जॉर्प्शन इन स्टमक। अगर बात करें अगर स्टमक अगर हमारा हमारे फूड जो है प्रेजेंस है तो जो हमारे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन है वो स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा। अगर हमारे स्टमक में अगर फूड उपस्थित नहीं है, इम्पटी अगर हमारे स्टमक में इम्पटी है तो जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा वो रैपिडली होगा, तेजी से होगा। डाइजेशन ड्रग्स आर बेटर टॉलरेटेड आफ्टर मील्स। अगर हम बात करें तो ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे अगर हम आफ्टर मील्स मतलब कि भोजन के बाद लेते हैं तो टॉलरेट अच्छा टॉलरेट होती है, जैसे वो इरिटेटिंग कॉज नहीं। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटली वातावरण की कारक या पर्यावरणीय कारक। इसमें जो डे लाइट है इनहेंस द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग्स डैमेज द इफेक्ट ऑफ हाइपरटोनिक। बात करें अगर स्टिमुलेटिंग ड्रग्स होती हैं तो वहाँ डे लाइट होता है, ये भी स्टिमुलेटिंग पैदा करता है। जैसे अगर हम कोई डे लाइट उपस्थिति में अगर लेते हैं तो लेस डोज की रिक्वायर होती है। और डैमेज द इफेक्ट ऑफ हाइपरटोनिक, ये भी ड्रग्स होते हैं इनको भी अगर हम देते हैं क्योंकि लेस डोज की रिक्वायर होती है। उसके बाद भी चूरेट रिक्वायर लेस डोज एट नाइट और एट सन एंड मोर डोज रिक्वायर एट ए टाइम। अगर इसके बाद भी चूरेट हो गई तो अगर इनको नाइट में देते हैं तो एक्शन देखने को मिलेगा, रिक्वायर्ड डोज की एक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर हम उनको डे टाइम में देते हैं तो ज़्यादा डोज की मात्रा होगी और तब उनको रिक्वायर्ड प्राप्त होगा। एल्कोहल बेटर टोलरेट इन कोल्ड डेज में। अगर बात करें अल्कोहल की तो ज़्यादा टोलरेट कर सकते हैं कब, कोल्ड सीजन में कंपेयर टू समर सीजन। सभी पॉइंट हमारे आते हैं इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर में द प्रेजेंस एंड बिहेवियर फिजिक्स। इमोशनल फैक्टर में जैसे हम किसी फिजिशियन के पास जाते हैं उसकी पर्सनालिटी कैसी, उसका बिहेवियर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे फीमेल आर मोर इमोशनल देन मैन जो फीमेल होती हैं वो मैन के मुकाबले काफ़ी इमोशनल होती हैं। अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें अगर हाइपरटेंशन की दिक्कत है, अगर डॉक्टर के पास जैसे पास जाते हैं अगर खुद वो गुस्सा कहता है हाइपरटेंशन खुद को हम सोचेंगे कि जब ये अपना हाइपरटेंशन नहीं ठीक कर पा रहा है तो हमारा क्या हाइपरटेंशन ठीक करेगा। ऐसा भी है मतलब फिजिशियन को ऐसा बिहेव करना चाहिए लेकिन हमको लगे हाँ फिर हम फिजिशियन के पास आए हैं। प्लेसिबो रिसेंबल दैट एक्चुअल मेडिसिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस थेरेपेटिक बेनिफिट्स इन डिसीज लाइक अस्थमा। प्लेसिबो इफेक्ट्स होते हैं तो उनको अगर मतलब फिजिशियन कोई देता है तो ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर के पास आ गए हैं और हम इसको खा लें तो हम ठीक हो जाएंगे। मतलब
जिसे अस्थमा की है, जिसके माइंड हमको ऐसा लग रहा है कि हमें ये रोग हुआ है और वो रोग ऐसे नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में प्लेसिबो को प्रयोग करते हैं। तो आता है प्रेजेंस सर्टिफिकेट किसी डिस्क्राइबर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये हमें जानना जरूरी होता है कि हम उसको डोज दे रहे हैं तो उसके पहले कोई उसको डिसीज तो नहीं होगा, जानना इम्पोर्टेंट है। जैसे ड्रग लाइक बार्बिटूरेट एंड क्लोरोक्रोमाजिन में प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग इफेक्ट इन पेशेंट हैविंग लिवर सिरोसिस। अगर कंडीशन लिवर सिरोसिस करेंगे, इसका पेशेंट का जो लिवर हो गया प्रोसेस अगर काम नहीं कर रहा है, तो अगर हम उस बार्बिटूरेट क्लोरोक्रोमाजिन ड्रग्स जो है अगर देते हैं तो काफ़ी मतलब जब लिवर काम नहीं करेगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो मतलब उसका इफेक्ट बना रहेगा। अब ड्रग सीक्रेट मेनली बाय किडनी लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन में प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी इफ द पर्सन किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अगर हम बात करें किडनी अगर हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो जो हमारी ड्रग्स होगी उसको जैसे स्क्रेट नहीं हो पाएगा, अगर स्क्रेट नहीं हो पाएगी उसमें क्या होगी टॉक्सिसिटी पैदा होगी। जैसे ये स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर हम ड्रग उसमें दे रहे हैं, जब हमारी किडनी काम नहीं करती है तो वहाँ पर टिश्यू में क्या होगा टॉक्सिसिटी उत्पन्न होगी और जो हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट देगी। बात करें एक्यूमुलेशन, which are drug which are slowly spread may build high concentration in body lead up toxicity। एक्यूमुलेशन एक संचय, अगर कोई ड्रग्स हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रही है, मतलब किडनी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा वहाँ पर क्या होगा टॉक्सिसिटी जब बढ़ेगी तो वहाँ पर तो हमारी बॉडी में हाई इफेक्ट होगा। जैसे जैसे स्लो से तो एक्शन प्राप्त होगा, स्लो मेटाबॉलिज्म तब भी एक्शन प्राप्त होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन हो रहा है तभी एक्शन प्राप्त होगा। जैसे कोई भी ड्रग्स अगर हम ले रहे हैं, अगर वो फूड स्प्रेड नहीं होगी तो वहाँ पर इकट्ठा होगी वहाँ पर टॉक्सिसिटी उत्पन्न होगी। एडिटिव इफेक्ट, when total pharmacological action of two or more drugs administered together। जब हम कोई ड्रग्स एक साथ लेते हैं, कोई दो ड्रग्स होती है अगर हमको एक साथ लेते हैं तो उसका जो हमें एक्शन प्राप्त होता है वो एडिटिव इफेक्ट होता है। जैसे एक और जब दिस फिनोमिना इस कार्य जो फिनोमिना होती है इसको हम एडिटिव इफेक्ट का नाम बुलाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट एंड एमिनोफाइलिन इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। कैलकुलेट डोज एक्विवेलेंट, डोज को हमको कैलकुलेशन करने के लिए तीन मुख्य रूप से जैसे डोजेज प्रॉपर्टीज एज के हिसाब से, एज के अनुसार अकॉर्डिंग टू एज, और ये हो गया बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और सर्विस के अकॉर्डिंग। तो जो हमारे तो जैसे पहला हमारा टेन फार्मूला, दूसरा हो गया डेलिंग फार्मूला, और ये डोजिंग प्रॉपर्टी डोज प्रॉपर्टी टू बॉडी वेट के साथ हो गया क्लॉर फार्मूला। हमारा ये हो गया ये हमारा होता है टेन फार्मूला, जिसमें क्या होता है जो एज होता है इसलिए 12 साल से जो बच्चे कम होते हैं उन चिल्ड्रन को ये दिया जाता है। ये डोज कैलकुलेशन करने के लिए ये फार्मूला हम उपयोग करते हैं। अब दूसरा होता है हमारा इसमें होता है
हमारा एडेड डोज होता है, ये फार्माकोपिया दिया रहता है, तुम्हारी इंडियन फार्माकोपिया होती है, और ये जो एज होता है चिल्ड्रन एज होगा और इसे कैलकुलेट जब करते हैं तो हमारे ये डोज टेक्निक करता है। तीसरा होता है हमारा ये जो होता है हमारा ये लोग एज के हिसाब से फार्मूले रहते हैं, और ये होता है हमारा जो ये बॉडी वेट के अनुसार होता है, बॉडी वेट ये होगा वेट इन केजी, बॉडी के वेट इन केजी इनटू ये एंजाइम होता है एडेड डोज, और ये बॉडी वेट के जिम होता है। ये जो हमारा एडेड डोज होता है ये फार्मूला दिया रहता है, और उसको इसे करके कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो एम फार्मूला होता है डेली फार्मूला, ये हम एज के हिसाब से लेते हैं, और जो हमारी ये फार्मूला होता है इसको हम बॉडी वेट के अनुसार